बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर रिंचर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे यकम नवंबर के हवाले से। आज का दिन गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का दिन है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं और हमारी टीम की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाले तमाम अफराद को आज का ये दिन मुबारक हो। हम मुबारकबादी पेश करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के आज़ादी के दिन। थोड़ी सी गिलगित बल्तिस्तान की तारीख के हवाले से हम आपको बताएं कि यकम नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपने मदद आप के तहत डोगरा राज से हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल की थी और अपनी पसंद से अपने खुशी से पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था। यकम नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी हुई है और 16 नवंबर को हुकूमत पाकिस्तान ने वहाँ के इंतज़ामात संभाले हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जोग्राफियाई मैप के हवाले से हम आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के जुनूब में आज़ाद कश्मीर वाक़ हैं। आज़ाद कश्मीर यानी जो कश्मीर पाकिस्तान के कंट्रोल में है वो। मगरिब में KPK हैं, खैबर पख्तूनख्वा है। शुमाल मगरिब में वाखान बॉर्डर है। वाखान तकरीबन चाइना, अफ़गानिस्तान और ये इसके बीच का एक एरिया है जिसको गिलगित बल्तिस्तान भी टच करता है। ये एक इंतहाई अहम कॉरिडोर है वाखान का। उसके अलावा शुमाल मशरिक़ में चाइना है। चाइना का ज़िंगजांग सूबा भी पड़ता है जहाँ से चाइना के साथ गिलगित बल्तिस्तान का इल्हाक सरहद पड़ती है। इसके अलावा जनूब मशरिक़ में जम्मू कश्मीर और इंडिया है, यानी जम्मू कश्मीर वो कश्मीर का हिस्सा जो इंडिया के कंट्रोल में है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के जोग्राफियाई हवाले से था। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप उसके रकबे के लिहाज से देखें तो 72,971 मुरब्बा किलोमीटर इसकी रकबा है, जो कि आज़ाद कश्मीर से 6 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आबादी के हवाले से देखें तो आबादी तकरीबन 30 से 35 लाख के करीब यहाँ की या उससे ज़्यादा हो सकता है आबादी है। उसके अलावा यहाँ पर दुनिया के 3 अहम पहाड़ी सिलसिले यहाँ पर आकर मिलते हैं। उसमें हिमालय है, कराक्रम है और हिंदुकुश है। ये तीनों आपस में गिलगित बल्तिस्तान में आकर मिलते हैं। इसके अलावा दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 5 चोटियाँ ऐसी है जो 8,000 मीटर से भी ज़्यादा बुलंद है, ये भी वाक़ हैं। इसके अलावा तकरीबन 10 से ज़ायद 7,000 मीटर बुलंद चोटियाँ भी वाक़ई है। दुनिया के 3 बड़े ग्लेशियर्स भी इस ख़त्ते में वाक़ हैं। और आपको इस ख़त्ते की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताएं कि बाज़ मौर्रिख़ीन का कहना है कि यहाँ पर 2000 BC से भी यहाँ पर इंसानी आसार मिलते हैं। आसार क़दीमा वालों के मुताबिक जो गिलगित बल्तिस्तान से उनको जो चीज़ें मिली है, यहाँ पर जो चीज़ें दरियाफ़्त हुई है उसके मुताबिक 2000 BC से यहाँ पर इंसानी आसार मिलते हैं, यहाँ पर इंसानों के बसने के आसार मिलते हैं। उसके अलावा आपको बताएं कि ये ख़त्ता 1840 से पहले मुख्तलिफ़ सल्तनतों का हिस्सा रहा है और 1840 में ये डोगरा राज के अंडर आता है और ये 1840 से ये चलता हुआ 1935 तक आता है। और 1935 में बरतानवी हुकूमत, या चूँकि उस वक्त बरतानिया का भी कब्ज़ा था, बरतानिया डोगरा राज से इस खत्ते को लीज़ पर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान के क़याम से कुछ हफ्तों पहले ही ये लीज़ फिर ख़त्म हो जाता है। बरतानिया की जानिब से ये 60 बरस के लिए लीज़ पर लिया गया था, लेकिन 1947-48 से पहले ही ये अपना लीज़ ख़त्म कर देते हैं और ये दोबारा एक दफ़ा फिर डोगरा राज के अंडर में आता है। और उसके बाद फिर यकम नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी होती है और 16 नवंबर को हुकूमत पाकिस्तान यहाँ के इंतज़ामात संभाल लेते हैं। इसके अलावा उसके बाद से अब तक ये इलाका डिस्प्यूटेड एरिया कहलाता है, ये मुतनाज़ा एरिया ख़त्ता कहलाता है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये पूरा ख़त्ता इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मुतनाज़ा करार दिया गया है। और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक और अहम बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान
پر بھارت اور پاکستان دونوں متفق ہے کہ یہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے، لیکن اس کے برعکس گلگت بلتستان کے عوام کا کہنا ہے کہ ہم کشمیر کا حصہ نہیں، ہم خود الگ آزاد ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کا حصہ قرار نہ دیا جائے۔ لیکن بہرحال انڈیا اور پاکستان دونوں کا ماننا ہے کہ یہ کشمیر کا حصہ ہے، چونکہ یہ ڈوگرا راج کو لیتے ہوئے اس کو کشمیر کا حصہ قرار دیتے ہیں اور اس سے لے کے اب تک یہ متنازع رہا ہے۔ آج اس گلگت بلتستان کی 74ویں آزادی ہے، اور آج کی یہ آزادی گلگت بلتستان کے لیے کس قسم کی آزادی ہے، کتنی آزادی ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، پاکستان میں بسنے والے تمام افراد جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی 3 اہم جنگیں بھی یہاں لڑی گئی ہے، 48 کی جنگ، کارگل جنگ اور سیاچن جنگ، یہ بھی یہاں لڑی گئی ہے۔ اور گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ تقریباً 1984 میں شاہراہ ریشم جو کہ گلگت بلتستان کے لیے جو روڈ ہے یہ کھلتا ہے، اس کے بعد پاکستانی عوام کے لیے یہاں آمد و رفت آسان ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کی سیاحت کے حوالے سے بھی گلگت بلتستان کافی مشہور ہے۔ گلگت بلتستان اپنی حسن، پہاڑی سلسلے، جھیلیں اور دیگر حسن کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معدنی وسائل سے بھی گلگت بلتستان مالا مال ہے، دنیا بھر سے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں، مختلف جو ریسرچ کرنے والے افراد ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں۔ اس وقت یہ خطہ اگر دنیا کی پولیٹکس میں دیکھیں تو انتہائی ایک اہم اور اسٹریٹجک خطہ کہلاتا ہے۔ یہ خطہ تقریباً 4 ممالک سے اس کی سرحدیں ملتی ہے، اور اس خطے کی اس وقت سی پیک، خصوصاً سی پیک کا جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور چائنا کا، اس کے بعد اس خطے کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا ہے، چونکہ چائنا کا جو کوریڈور ہے، اکانومک کوریڈور ہے، یہ کھلتا ہی اس گلگت بلتستان سے ہیں۔ گلگت بلتستان سے کھلتے ہوئے یہ آپ کے گوادر پہنچتا ہے، گوادر کے بعد یہ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ تقسیم ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت یہ خطہ انتہائی اہم ہے۔ لیکن ایک بات یہاں ہم عرض کرتے چلیں کہ 74 سال گزرنے کے باوجود اس خطے کو متنازع قرار دیتے ہوئے ابھی تک ان کو ایک آئینی حقوق کا اسٹیٹس ابھی تک نہیں ملا ہے، اس کو ایک نیم صوبائی اسٹیٹس ملا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں کہ تقریباً 1990 تک یہاں پر FCR کا قانون نافذ رہا ہے، اس کے بعد تقریباً جا کے 29 اگست 2009 کو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آصف علی زرداری یہاں کے پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اس خطے کو ایک نیم صوبائی کا درجہ دیا ہے، جس کے پہلے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے سعید مہدی شاہ تھے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا، اسکردو سٹی سے ان کا تعلق ہے، لہٰذا اس وقت ایک عوام کو، گلگت بلتستان کے عوام کو ایک تھوڑی سی امید ملی اتنے سالوں بعد کہ شاید اب پاکستان ہمیں صوبہ بنانے جا رہا ہے، پاکستان ہمیں اپنا آئینی حقوق دینے جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک وہ آئینی حقوق، وہ صوبہ نہیں ملا۔ گلگت بلتستان کے عوام 1947 سے لے کے اب تک پاکستان کو ہی چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہی الحاق رہنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کا 5ویں صوبے کے درجہ دینے کے یہ خواہش مند ہے عوام، لیکن اب تک ان کو باقاعدہ طور پر صوبے کا درجہ نہیں ملا۔ اس کے بعد عمران خان کی PTI کی حکومت آتی ہے، یہ ایک دفعہ پھر ٹھیک اسی دن وزیر اعظم عمران خان جاتے ہیں گلگت میں، خطاب کرتے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم بہت جلد ہی گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب نے بھی کہا، ان سے جب میں نے خود سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اسی سال کے اینڈ تک گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیا جائے گا، لیکن اب یہ 1 نومبر ہے آج، باقی صرف 1-2 مہینے بچتے ہیں اس سال کو ختم ہونے میں، نہیں معلوم یہ صوبے کے پروسیس اسی سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن جو حکومتی اس حوالے سے پروسیس ہے، یا گلگت بلتستان صوبائی حکومت کا جو اس حوالے سے پروسیس ہے، یہ انتہائی سست ہے۔ خود وزیر اعلیٰ کا کہنا تو یہی تھا کہ ہم شروع میں کچھ حکومت بننے کے بعد مصروفیات کی وجہ سے ہم صوبائی سیٹ اپ کے حوالے سے خاطر خواہ کام نہیں کر سکے، لیکن جناب اب تو آپ کر سکتے ہیں۔
कुछ महीने पहले की ही मैंने उनसे इंटरव्यू जब लिया तो उनका यही कहना था कि इसी बरस में ही, इसी साल में ही हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना देंगे। लेकिन आज यकम नवंबर, पूरे एक साल गुजर चुके हैं, तकरीबन इनकी हुकूमत को साल होने वाला है, लेकिन अब तक सूबे के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं है। बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली के स्पीकर अमजद ज़ैदी साहब ने हालिया अपने एक इंटरव्यू में कहा कि शायद अगर सूबा बने तो, यानी वो एक असम्बली के मेंबर है, डिप्टी असम्बली के स्पीकर हैं, उनको खुद भी यकीन नहीं है कि ये सूबा बनता है या नहीं। वो भी अपने इंटरव्यू में शायद का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इससे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में एक दफ़ा फिर मायूसी की लहर दौड़ चुकी है। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हर मुश्किल वक्त में हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा है। पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड इनके पास थे। पाकिस्तान की हर खुशी में ये लोग खुश होते हैं, हर गम में, हर मुश्किल वक्त में ये लोग गम मनाते हैं। लिहाजा तमाम तर सिचुएशन में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और 74 साल गुजरने के बावजूद भी अब भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की धड़कनें पाकिस्तानी अवाम के साथ धड़कती है। लेकिन अभी तक इसको सूबा न बनाया जाना ये यकीनन ज़्यादती है गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के साथ। इनको आइनी हुकूक न मिलना ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ ज़्यादती है। कोविड-19 का ये दौर दुनिया भर में जिस तरह मुश्किल थी, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, खुसूसन वो तबका जो तालीम से मुंसलिक है, बच्चे जवान जो स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के अफराद, इन सब को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसमें इस तरक्की याफ्ता दौर में भी वहाँ 4G की वो मुयस्सर नहीं है हर इलाकों में, और अगर किसी जगह पर है तो वो भी इसकी स्पीड इतनी है कि उससे कोई काम नहीं हो सकता। और गिलगित बल्तिस्तान, खुसूसन गिलगित और बल्तिस्तान को मिलाने वाली रोड की अगर हम बात करें तो वो भी अल्लाह अल्लाह करके अब जाके तकरीबन अभी भी नामुकम्मल है, लेकिन हम उम्मीद की ये रखा जा सकता है कि कुछ महीने में वो मुकम्मल हो जाए। उसके अलावा इस हुकूमत में काफ़ी कुछ ऐलानात हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लिए पहली मरतबा एक ख़तीर रकम का पैकेज भी दिया है। स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल का दर्जा भी दिया है। लिहाजा एक अच्छी उम्मीद हम रखी जा सकती है, लेकिन फिर भी जितना जल्द हो सके गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा बना दिया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के जो सूबाई स्टेटस है, इनका जो हक़ है वो इनको दिया जाए, ताकि यहाँ के अवाम जो 74 साल से इस इंतज़ार में है, इस उम्मीद है, उनकी उम्मीद की जो घड़ियाँ हैं, इंतज़ार की जो घड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो। लिहाजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और गिलगित बल्तिस्तान के जो PTI की हुकूमत है, इनसे हम यही अपील कर सकते हैं कि वो सूबे के इस प्रोसेस को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ, ताकि अवाम में जो इंतज़ार की जो घड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो और जो उम्मीदें वज़ीर आज़म के ऐलानात के बाद अवाम में पाई जाती है वो पूरे हों। लिहाजा एक दफ़ा फिर हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हमारी टीम की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा। अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।